कच्चे ससुराल की 3 बहुएं। ये कहानी है उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की, जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, गुप्ता परिवार। इस परिवार के मुखिया थे ब्रिजेश गुप्ता, जो अपने सख्त रवैये के लिए पूरे शहर में मशहूर थे। अरे राधा, मेरी चाय कहाँ है? जी वो मैंने पायल से कहा था, अभी पूछती हूँ। राधा हड़बड़ाती हुई पायल के पास पहुंची। पायल, मैंने तुझसे तेरे ससुर जी को चाय देने के लिए कहा था, कहाँ है चाय? अरे मम्मी जी, वो तो मैंने काजल से बोल दिया था। हे भगवान, एक काम कहूँ तो वो भी तो आगे टाल देती है। फटाफट काजल को बुला। काजल, अरे ओ काजल, जल्दी आ। क्या हुआ दीदी? दीदी की बच्ची, पायल ने तुझसे उनको चाय देने के लिए कहा था ना, कहाँ है चाय? अरे वो तो मैं भूल गई। वाह, भूल गई। तुझे पता है ना तेरे ससुर जी कितने सख्त हैं इन मामलों में, लेकिन फिर भी ऐसे गलती। तभी ब्रिजेश वहां आ गए और चिल्लाते हुए बोले, बहुओं को क्यों डांट रही हो? मैंने तुमसे बोला था, तुम भी तो बना सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने बड़ी बहू पर टाल दिया, बड़ी ने छोटी पर टाल दिया। बस यही खेल खेलते रहो और मैं यहाँ बैठा रहूं। अरे नहीं पिताजी, मैं अभी बस बना रही हूँ, 2 मिनट। काजल ये कहकर फौरन किचन में भाग गई। गुप्ता परिवार में हर सदस्य की जिंदगी का रिमोट कंट्रोल ब्रिजेश के हाथ में था। उनका एक ही उसूल था, जो मैं कहूं वही कानून। बेटे कमाते थे, लेकिन पैसा ब्रिजेश के पास आता था। वो तय करते थे किसे कितना खर्च मिलेगा, कितनी सब्जी बनानी है, और बाकी हर छोटी बड़ी चीज। ये मेरी सैलरी है पिताजी। पिताजी, ये लीजिए मेरी भी सैलरी। और ये मेरी। ब्रिजेश फटाफट उन तीनों की सैलरी गिनते हैं। विनीत की सैलरी तो पूरी थी, शान की भी, लेकिन आनंद की सैलरी में 5,000 कम थे। तूने इस बार ऑफिस की बहुत छुट्टियां करी है क्या? नहीं तो पिताजी। तो तेरे ऑफिस में मंदी चल रही है क्या? नहीं ना पिताजी। नहीं पिताजी, तो अगर सब कुछ ठीक है तो तेरी तनख्वाह में 5,000 रुपए कम क्यों है? वो पिताजी, दरअसल मैंने थोड़े पैसे अपने पास रख लिए। क्या? अपने पास? क्यों? अब तेरी अलग सरकार चल रही है क्या? नहीं पिताजी, बस हम लोग, मतलब मैं और काजल 2 दिन के लिए मसूरी जा रहे हैं, थोड़ा घूमने का प्लान था। घूमने? तुम लोग क्या समझते हो, पैसा पेड़ पे उगता है? ये सब फालतू के खर्च हमारे घर में नहीं चलते। मैंने आज तक एक दिन की छुट्टी नहीं ली और तुम लोग ऐश करने जा रहे हो? पिताजी, कभी कभी तो जरूरत होती है दिमाग को आराम करने की। चुप कर बहू, दिमाग को आराम चाहिए तो फिर शादी क्यों की? घर गृहस्थी भी कोई आराम की जगह होती है क्या? पर वो। राधा, यहाँ आओ और अपनी बहू को बाहर ले जाओ। लगता है इसके मायके वालों ने इसे एक कौड़ी के संस्कार देकर नहीं भेजा। जब घर के मर्द बात कर रहे हैं तो बीच में घुसे चली जा रही है। अरे काजल, क्या कर रही है तू? चल यहाँ से। राधा ने काजल का हाथ पकड़ा और बाहर घसीट कर ले गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। आनंद ने जैसे कुछ कहने की कोशिश की, पर ब्रिजेश की आंखें ही काफी थी उसे चुप करवाने के लिए। राधा जरा देर बाद वापस आई और बोली, जी थोड़ा समझिए ना, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, कभी तो इन्हें। राधा, बीच में मत बोलो, ये सब तुम्हारी ही ढील का नतीजा है। पहले बहुएं चाय तक नहीं देती और अब बेटे घूमने जा रहे हैं। कल को क्या घर में मुजरा करवाओगी? सब चुपचाप खड़े थे, क्योंकि वो जानते थे इस घर में ब्रिजेश गुप्ता की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और अगर कोई हिले तो तूफान तय है। ठीक है पिताजी, मैं कैंसिल कर देता हूँ ट्रिप। यही चाहिए था मुझे। अब चलो रात का खाना खाओ और सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। शान की उम्र अब शादी लायक हो चली थी। पूरे मोहल्ले में चर्चा थी कि अब गुप्ता जी के सबसे छोटे बेटे की भी बारी है। राधा और ब्रिजेश ने रिश्ता तलाशना शुरू किया और कुछ ही समय में हल्द्वानी के ही एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की सीमा से बात पक्की हो गई। अरे सुनते हो, लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है और नौकरी भी करती है। नौकरी शौकरी छोड़ो, सबसे जरूरी है कि घर के संस्कार समझती हो। है सब है उसमें, बस अब जल्दी से शादी की तारीख निकलवा लो, मेरे छोटे बेटे का भी घर बस जाए। हाँ, तारीख तो निकल ही जाएगी, लेकिन उससे पहले बजट तय करूंगा। कोई बेवजह की चमक दमक नहीं होगी। पिछली 2 शादियों में बहुत खर्चा हुआ है, इस बार उतना नहीं होना चाहिए। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी, पर तभी ब्रिजेश ने सभी को ड्राइंग रूम में बुलाया और एक महत्वपूर्ण घोषणा की। सब लोग ध्यान दो, शादी में कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी। पिताजी, थोड़ा सजावट तो। चुप रहो विनीत,
क्या तुम लोग मेरा पैसा पानी में बहाओगे? पिताजी हम भी कुछ योगदान देना चाहते हैं। योगदान? तुम्हारा योगदान है अपनी सैलरी मुझे देना, बाकी खर्च मैं तय करूंगा। पायल, काजल और राधा ने भी सजावट और मेहंदी की रस्मों की बात छेड़ी, पर ब्रिजेश ने सबको झाड़ दिया। लोग आजकल दिखावे के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। पर घर की शादी है जी, थोड़ा तो। राधा, मैंने बोल दिया, मतलब पत्थर की लकीर। बिना किसी ताम झाम के सीमित खर्चों में शान और सीमा की शादी हुई। सीमा जब दुल्हन बनकर आई तो पूरे घर में रौनक छा गई। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। बहू, अब तुम इस घर की इज्जत हो, इसे संभालना तुम्हारा धर्म है। आओ सीमा, अब तुम सबसे छोटी बहू हो, सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा तुम्हें। पर काम भी सबसे ज्यादा तुम्हारा ही होगा। सीमा हंसते हुए सबके पैर छूती है। राधा उसे हल्दी वाला दूध देती है। पायल का बेटा पिंकू भी खिलखिलाकर कहता है, नई चाची आ गई, नई चाची आ गई। हाँ, अब पुरानी चाची को भूल जाएगा क्या तू पिंकू? नहीं, अब तो मेरी फेवरेट हो। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद सीमा सुबह उठी, तैयार हुई और ऑफिस जाने लगी। सब हैरान थे कि इतनी जल्दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसन माला चोटी हिलाती हुई अंदर आई। अरे बहू, इतनी जल्दी सज धज के कहाँ चली? नमस्ते आंटी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? तू नौकरी करती है? मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही? जी मासी जी, मैं एक बैंक में काम करती हूँ और फिर आजकल औरतों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। वाह बहू वाह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। नौकरी करने वाली बहू, ये तो गुप्ता जी का भाग्य है। अच्छा, मैं चलती हूँ। सीमा ऑफिस चली गई और माला सीधा राधा के पास पहुंची, जैसे कोई नई खोज कर ली हो। अरे राधा, तुम्हारी नई बहू तो गजब निकली रे। हाँ, माला नौकरी करती है, इतना क्यों चौंक रही हो? चौंक नहीं रही हूँ, खुश हूँ। आजकल की लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, समझदार, कमाने वाली। हाँ, तो ठीक कहती है। बस भगवान करे सब ठीक चले। दिन गुजरते गए और फिर आई महीने की पहली तारीख। ब्रिजेश दरवाजे के पास कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे थे। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। राधा भी काम में व्यस्त थी कि तभी आनंद, विनीत और शान आते हैं। पिताजी, मेरी तनख्वाह है, हमेशा की तरह आपकी सुपुर्द। मेरी भी पिताजी, अब आप ही इसका सही उपयोग करेंगे। ये रही मेरी भी सैलरी, वैसे इस बार थोड़ा बोनस भी आया है। ब्रिजेश तीनों लिफाफे लेते हैं, गंभीरता से सिर हिलाते हैं। राधा ट्रे में चाय लाकर देती है। अरे वाह, यही तो है परिवार की एकता। जब सब मिलकर चलते हैं तभी घर एक मंदिर बनता है। सब मुस्कुरा देते हैं। तभी ब्रिजेश की नजर चारों तरफ घूमती है और वो कहते हैं, अब बस इंतजार है हमारी छोटी बहू का। कहाँ है वो? वो किचन में होगी, मैं उससे बात करके आती हूँ। सीमा किचन में कुछ काम करने में व्यस्त थी, तभी राधा उसके पास पहुंचती है। सीमा बेटा, सैलरी आ गई होगी ना तुम्हारी भी? हाँ मम्मी जी, आज सुबह ही क्रेडिट हो गई। तो फिर दे दो अपने ससुर जी को। इस घर में सबकी तनख्वाह उन्हीं के पास जाती है, बजट वही बनाते हैं ना। ये सुनकर सीमा एक पल को ठिठक गई। उसकी भौहें तन गई। उसे लगा शायद उसकी सास मजाक कर रही है। अरे मम्मी जी, आप भी क्या मजाक करती हैं? मजाक? कैसा मजाक? मैं तो सीरियस हूँ। व्हाट? पर मम्मी जी, मेरी सैलरी मैं अपने हिसाब से खर्च करना चाहती हूँ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कोई और मेरे पैसे का हिसाब रखे। क्या मतलब? ये क्या भाषा है? यह घर का नियम है और नियम सबके लिए बराबर होता है। पर परवाह ना करो। विनीत, आनंद और शान तीनों अपनी सैलरी देते हैं ना उन्हें। तुम उनसे भी बड़ी हो गई क्या? अब आवाजें ऊंची हो जाती है। बहस चल रही थी कि ब्रिजेश वहां आते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? मैं बाहर बैठा हूँ और यहाँ बहू अपनी सास से बहस करिए, ये कौन सा आदर्श है? मैं बस इतना कह रही थी कि मेरी मेहनत की कमाई है, मैं उसे अपने तरीके से। बस बंद करो ये अपने तरीके का राग। ये घर कोई कंपनी नहीं है जहाँ हर कोई सीईओ बन फिर रहा है। यहाँ मैं मुखिया हूँ और जो मैं कहूँ वही नियम। सीधी सादी लगती है पर जुबान देखो, पहली तारीख को ही रंग दिखाती है। ठीक है, सोचती हूँ फिर बताती हूँ। सीमा किचन से निकलकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। शान वहीं मौजूद था, लैपटॉप पर काम कर रहा था। शान, ये क्या सच है कि तुम लोग भी अपनी सैलरी पिताजी को देते हो?
हाँ यार, यही रिवाज है। मैं, आनंद भैया, विनीत भैया सब देते हैं। तुम क्यों परेशान हो? तो तुम्हें ये कभी अजीब नहीं लगता कि पैसे तुम कमाओ और कोई और उसे खर्च करे? सीमा, हम इस घर में रहते हैं, पिताजी को समझ है खर्चों की, और वैसे भी तुम हमसे बड़ी तो नहीं हो ना। सीमा चुप रह जाती है, फिर भारी मन से एक साइड बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। तभी उसका फोन बजा। अरे, रिया का फोन। सीमा फोन रिसीव करती है, फटाफट कमरे से निकल जाती है। नहीं नवेली दुल्हन जी, कैसी हो? कैसे चल रहा है सुहाग का मौसम? सब ठीक है यार, वैसे कुछ खास नहीं है। कुछ तो है, बताना। बहुत लो साउंड कर रही है, क्या बात है? शान जीजू तेरा ख्याल नहीं रख रहा है क्या? सीमा गहरी सांस लेती है और पूरी कहानी सुना देती है। रिया ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। क्या? तू पैसे कमाए और उनके हवाले कर दे? वो क्या कोई बैंक है क्या? अरे, यही रिवाज है इनके यहाँ, पर मुझे ना ये बहुत अजीब लग रहा है। अरे, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये कौन सा इंसाफ है कि तू खून पसीने की कमाई करे और वो सब रख ले और तू उनसे मांगते फिरे? तू सही कहती है, अब बहुत हो गया। अगर मुझे इस घर का हिस्सा बनकर रहना है तो इस घर का सिस्टम बदलना ही पड़ेगा। सीमा ने खुद से वादा किया कि वो बदलाव लाएगी, लेकिन उस वक्त मजबूरी में उसको अपनी सैलरी अपने ससुर को देनी पड़ी। सीमा धीरे धीरे चलती हुई उनके पास आई और हाथ में लिफाफा थमा दिया। ये लीजिए मेरी सैलरी। बहुत अच्छा, आ गई अकल ठिकाने। इस घर का सिस्टम समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। सीमा कुछ नहीं बोली, बस आंखों में गुस्सा दबाए हुए कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह सीमा फिर ब्रिजेश के कमरे में आती है और कहती है, पिताजी, मुझे थोड़ा मेकअप का सामान लेना है, 2000 रुपये चाहिए थे। क्या? 2000 रुपये सिर्फ मुंह पर पाउडर पोतने के लिए? अरे जरा भी शर्म है तुम्हें? ये लो 200, इससे जितना बन पड़े कर लो, फालतू खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जी पिताजी। सीमा चुपचाप बाहर निकल जाती है, लेकिन उसका दिमाग अब पूरी तरह उबल चुका था। तभी वो देखती है कि पिंकू स्कूल से लौट कर आया है और वो रो रहा है। अरे पिंकू, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? मम्मा, स्कूल में सब मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा बैग पुराना है, बॉटल टूटी हुई है, लंच बॉक्स भी क्रैक्ड है, सब कहते मैं कंगाल हूँ, लेकिन दादाजी कुछ नया लेने ही नहीं देते। चल, मैं तेरे साथ स्कूल जाऊंगी, देखती हूँ कौन चिढ़ाता है। लेकिन तभी सीमा बीच में बोल पड़ी, नहीं दीदी, इस पे गलती बच्चों की नहीं है। हर बच्चा हर साल नया बैग, नई बॉटल लेकर जाता है, और ठीक है ना, हर साल नहीं, पर जब सब चीजें खराब हो चुकी हो तब तो जरूर। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। अगर आपके पति की कमाई उन्हीं के पास होती तो क्या वो अपने बेटे को ऐसे हालत में रखते? पायल ठिठक जाती है, सोच में पड़ जाती है। शायद तुम ठीक कह रही हो। सीमा घर में बदलाव लाना चाहती थी और उसकी शुरुआत उसने पायल के साथ कर दी थी। उसे इस बात का गुस्सा था कि घर में हर कोई छोटी छोटी जरूरतों के लिए ब्रिजेश से पैसे मांगता था। ये कैसा घर है, सब कमाते हैं पर फिर भी सबको भीख मांगनी पड़ती है। मैं सबकी अकल ठिकाने लाकर रहूंगी। एक दिन काजल तैयार हो रही थी, उसे एक पार्टी में जाना था। पिताजी, एक गिफ्ट खरीदना है पार्टी के लिए, थोड़े पैसे चाहिए। ये लो 250 रुपये, ले लेना इसमें से कुछ। जी पिताजी, ठीक है। सीमा पास खड़ी सब देख रही थी। ब्रिजेश की जाती ही वो काजल से कहती है, बताइए आपकी कितनी बेइज्जती होगी? आजकल 250 रुपए में तो सेल्फी स्टिक भी नहीं आती। लोग सोचेंगे खाने में 500 का खर्च कर दिया और गिफ्ट। बात तो सही कह रही हो, लेकिन अब पिताजी से कौन बहस करे? अगर हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। वो राजा नहीं है और हम कोई प्रजा नहीं है। काजल का चेहरा सीरियस हो जाता है। उसकी आंखों में पहली बार सवाल उठे थे। इसके बाद एक शाम सीमा अपने सास ससुर के कमरे के पास से गुजरती है तो सुनती है, सुनिए, वो चांदी की थाली देखी थी बाजार में, बहुत पसंद आई। रहने दो राधा, क्या जरूरत है, पहले से ही बहुत चीजें भरी पड़ी है, तुम्हें भी बस पैसे बर्बाद करने हैं। अरे लेकिन मैं तो कुछ लेती भी नहीं, बस इस बार। कह दिया तो कह दिया। सीमा मन में सोचती है, यही मौका है सासू माँ को बोतल में उतारने का। वो मौका देखकर राधा से अकेले में बात करती है। माँ जी, अब बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आपको नहीं लगता अगर आपके बेटों के पास उनकी अपनी कमाई होती तो क्या वो आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं करते जो पिताजी नहीं कर रहे?
तो देख, तू मुझे भड़काने की कोशिश मत कर, जा अपना काम कर। ये कहकर राधा वहां से खिसक लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक और गहरी सोच साफ दिख रही थी। इसके बाद सीमा अपने बड़े जेठ विनीत को अगला निशाना बनाती है। भैया, आप तो इतना कमाते हैं, फिर ये जूते इतने घिसे हुए। क्या करे बहन, पिताजी कहते हैं जब तक जूते फट ना जाए तब तक नए नहीं। लेकिन भैया, आदमी की पहचान उसके जूतों से होती है। आप ऑफिस जाते हैं, लोग क्या सोचते होंगे? पर खैर, आप कर भी क्या सकते हैं, आपकी कमाई तो आपके पास रहती ही नहीं है। विनीत चुप हो जाता है। सीमा के शब्द उसके मन में उतर चुके थे। अब सीमा अपने छोटे जेठ आनंद के पास जाती है और उसकी दुखती रग पकड़ती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो अपने दोस्तों से उधार लेते हैं। भैया, आपने कभी सोचा है, आप करोड़ों की कंपनी में काम करते हैं, लेकिन जीते हैं जैसे कोई कर्जदार। क्यों? क्योंकि आपके पास आपके पैसे नहीं है। अगर खुद के हाथ में सैलरी हो तो जिंदगी कैसे बदल जाएगी ना। ये तुम क्या बोल रही हो सीमा? नहीं, वो तो बस मैंने नोटिस किया तो जिक्र कर दिया। बाकी इसका किया भी क्या जा सकता है। पिताजी से थोड़ी ना कोई कहेगा कि हमारी सैलरी हमें खर्च करने दो। सीमा झूठी हंसी हंसते हुए वहां से चली जाती है। आनंद सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों में पहली बार एक बेचैनी थी। अगले दिन शाम का समय था। सीमा और शान साथ में बैठे थे। सीमा ने अचानक शान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शान, तुम्हें नहीं लगता हमें भी कभी कभी रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहिए? इस घर में तो जैसे हर चीज पर रोक लगी हुई है। अरे तो चलो ना, हनीमून पर चलते हैं। अब तो वैसे भी सालों हो गए शादी को। हनीमून? अरे शान जी, हनीमून तो बहुत दूर की बात है। आप अगर इस शहर से निकल जाए ना तो वही बहुत बड़ी बात होगी, और वो भी आपके परम पूज्य पिताजी की कृपा से, जो आपको चवन्नी भी नहीं देते। शान का चेहरा उतर गया। सीमा की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। वो जानता था बात कड़वी है पर सच है। वो चुपचाप उठ गया। अगले ही दिन घर में मेहमान आए हुए थे, बुआ जी और फूफा जी। सब लोग बैठक में बैठे थे। बुआ जी ने इधर उधर नजर दौड़ाई और कहा, अरे ये सोफे की हालत देखो, पूरा धंस गया है और पर्दे भी कुछ मैले मैले से लग रहा है। हम सब मिलकर ये सब सुधारना चाहते हैं बुआ जी, लेकिन क्या करें, पिताजी हम सबकी सैलरी ले लेते हैं और फिर हर जरूरत को फिजूल खर्ची कहकर मना कर देते हैं। ब्रिजेश का चेहरा तमतमा उठा। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेहमानों के सामने घर की इज्जत उछाल रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तभी पायल बीच में आ गई। नहीं पिताजी, इस बार सीमा ने कोई गलत बात नहीं कही। हम सब इस बात से जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ बोले नहीं। सीमा बिल्कुल सही कह रही है, हमारे पास अपनी मर्जी से कुछ खर्च करने तक का अधिकार नहीं है। पिताजी, मैं आपसे बहुत डरता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरे पुराने जूते पहनकर ऑफिस में जब जाता हूँ तो मेरी हंसी उड़ाई जाती है। हम लोग अमीर हैं, लेकिन जी रहे हैं जैसे गरीब। हम सब आपसे डरते हैं, लेकिन कब तक? शान भी हिम्मत करके बोल देता है, पिताजी, मैं अपनी बीवी को कहीं घुमा भी नहीं सकता, तो आप ही बताइए जिंदगी का क्या मतलब है? ये तो गलत बात है ब्रिजेश। तुम घर के मुखिया हो, ये सही बात है, लेकिन सबके मालिक नहीं हो। हर कोई अपना मालिक होता है। पूरा घर जैसे सन्नाटे में डूब गया। ब्रिजेश ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर थके स्वर में बोले, ठीक है, तुम सब अपनी अपनी सैलरी अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं पिताजी, आप हमारे बड़े हैं, आपको हम सबकी फिक्र रहती है। आप हमारी सैलरी का 1/4 हिस्सा रखिए, बाकी हम अपने खर्चों के लिए रखेंगे। इससे सबका भला होगा। ठीक है बहू। ब्रिजेश ने पहली बार किसी की बात मुस्कुराकर मानी। घर में जैसे एक नई रोशनी भर गई हो। सबने सिर हिलाकर सहमति दी। अग्रवाल परिवार में आज एक और रिश्ता जुड़ने जा रहा था, और वो था शीला के छोटे बेटे अनुज का रिश्ता, जिसके लिए सारा परिवार लड़के वालों के घर आया हुआ है। जी, हमें तो आपकी काजल बहुत पसंद आई है। हमें ये रिश्ता पसंद है। हमें भी अनुज पसंद आया है। हमारी तरफ से भी इस रिश्ते के लिए हाँ है। तो चलिए फिर इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं सब। आइए आइए आंटी जी, आप भी मुंह मीठा करिए। आइए अंकल जी, सबको बधाई हो। आपको भी बधाई हो। काजल, अनुज, जाओ सबके पैर छू लो और सबके साथ फोटो खिंचवाओ। अरे चलो भी, शर्माओ मत। मैं सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे आंटी जी चलिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आइए आइए, साथ में काम करेंगे तो आपका भी काम आसान हो जाएगा। जी बेटा, आप लड़के वाले हैं, आप कैसे काम कर सकते हैं।
अरे क्या आप भी आंटी जी, ये लड़के वाले लड़की वाले क्या होता है? हम भी काजल की तरह आपकी बेटी ही है ना। प्लीज ये सब मत बोलिए ना आप। आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप हमसे पहली बार मिल रही हैं। आपका स्वभाव तो बड़ा ही मिलनसार है सच में। हम तो ऐसे ही आंटी जी, सबके साथ घुल मिल जाते हैं बस। चलिए चलिए, हम आपकी मदद कर देते हैं। जी आइए चलिए। अग्रवाल परिवार में खुशियों की लहरें जैसे बह सी रही थी और अनुज और काजल की शादी के बाद तो वो खुशियां दुगनी सी हो गई। अरे शीला, अब तो तेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। दोनों बहुएं जो आ गई घर में। हाँ जी, सच कहा। अब तो मैं तीरथ पे चली जाऊंगी। अब मुझे घर की कोई चिंता नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों हमें छोड़कर जाएंगी? मेरा तो आपके बिना मन ही नहीं लगता। अब तो हम तीनों मिलकर खूब मजे करेंगे, खूब बातें करेंगे। क्यों दिव्या, हमें भूल गई क्या? अरे बुआ जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप तो मेरी फेवरेट है, सबसे इतनी प्यारी सी हैं। इसीलिए तो स्पेशली आपके लिए मैंने ये खीर छुपा के रखी थी, देखिए। अरे वाह, तुझे याद था। मुझे खीर पसंद है, मेरी प्यारी बहू। हाँ, सारा प्यार तो बड़ी बहू को बस बुआ जी पर ही आ रहा है। मामी जी पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, बोलो तो। अरे ऐसे कैसे मामी जी, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली। ये देखिए, आपके लिए पीली वाली साड़ी, आपने कहा था ना आपको पसंद है, मैंने आपके लिए पहले से मंगवा के रखी थी। अरे मुझे तो पहले से पता था, हमारी दिव्या सबसे प्यार करती है, सबके साथ घुल मिल जाती है। देख ले काजल बहू, तुझे भी तेरी जिठानी की तरह सबका दिल जीतना होगा। हाँ हाँ, वो तो देखेंगे, लेकिन अभी तो नई बहू कुछ बोल ही नहीं रही, ना ही हमसे बात कर रही है। अरे बुआ जी, अभी आप ही ने तो कहा था नई दुल्हन है, फिर कैसे बात करेगी? धीरे धीरे सबसे घुल मिल जाएगी ये भी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू। लेकिन हमारी दिव्या तो पहले दिन से ही सबके साथ घुल मिल गई थी। याद है कैसे सारे बच्चे तक नई मामी कह के पीछे पड़ जाते थे इसके। बुआ जी, ये लीजिए एक और खीर का कटोरा, खाइए खाइए। काजल के ऊपर प्रेशर इस बात का था कि दिव्या की तरह वो सबके साथ मिलनसार नहीं थी, लेकिन उसके लिए उसे हर बात पर जज किया जा रहा था। अरे काजल, नीचे चलो, मेरे कुछ दोस्त आए तुमसे मिलने के लिए। हाँ जी चलिए। ये सारे मेरे पुराने दोस्त हैं। जी, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। देखो तो सही, वो आपके बारे में मुझे क्या क्या बताते हैं। चलो, ये देखो सब नीचे ही बैठे हैं। अरे आओ आओ, बैठो बैठो, आ जाओ। अरे अनुज, तेरी भाभी तो बड़ी स्वीट है, मेरी तो उनके साथ बड़ी पट गई। अरे भाभी की तो सबके साथ पटती है, वो सबके साथ हिल मिल जाती है। आपको पता है दिव्या भाभी, आप बिल्कुल ना मेरी बड़ी बहन जैसे बात करते हो। हाँ, तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ लो, इसमें क्या हुआ? सच में, हम किसी के घर जाते हैं ना तो बहुत अजीब सा फील होता है, लेकिन यहाँ तो आपने हमारी सारी दिक्कत ही दूर कर दी। आप सब बैठो, काजल से बात करो, मैं आप सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे भाभी आप बैठिए ना, हमें नाश्ता नहीं चाहिए। सच में आप बैठिए, हमसे बात करिए। अरे ऐसे कैसे, आप सब बैठो, काजल से बात करो, मैं अब भी आती हूँ। अरे भाभी सब इतना कह रहे हैं तो बैठ जाइए ना, नाश्ता काजल ले आएगी। काजल तुम ले आओ नाश्ता। काजल का मन खराब हो गया इस बात से कि उसके पति के दोस्तों के सामने भी दिव्या खुद बात करने बैठ गई थी, जबकि काजल को किसी ने नोटिस तक नहीं किया। पर यह पहली बार नहीं था, क्योंकि दिव्या की वजह से हमेशा ही काजल को सब लोग इग्नोर ही करते थे। क्या हुआ, कब से देख रहा हूँ चुपचाप हो, कोई बात है क्या? बातें तो बस आपकी भाभी ही करती है ना, मुझे बात करने का मौका कहाँ मिल पाता है। अरे ऐसे क्यों बात कर रही हो? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से दिव्या भाभी हर रिश्तेदार के सामने, पड़ोसियों के सामने, आपके दोस्तों के सामने खुद को इतना मिलनसार दिखाती हैं कि मुझे कभी बात करने का मौका ही नहीं मिलता, और सब लोगों को लगता है कि मैं दूसरों से हिल मिल नहीं पाती। नहीं नहीं काजल, ऐसा नहीं है, कोई तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता, सच में। आपको क्या पता, जिस पर बीत रही होती है उसे पता होता है। काजल की नाराजगी अब दिव्या के प्रति दिखने भी लगी थी। अब वो दिव्या से पहले की तरह बात नहीं करती थी, ना ही उसकी बात सुनती थी। काजल, आज टमाटर की चटनी बना दे क्या? तुम्हें बहुत पसंद है ना? आपकी मर्जी। मैं सोच रही थी आज हम दोनों मार्केट चलते हैं, फिर काम खत्म करके दोनों मज़ा करेंगे, शॉपिंग करेंगे। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो, वैसे भी खाना बन गया है, तो तुम, मैं और माँ जी साथ में खाना खा लेते हैं। नहीं, मैं अपने कमरे में जाकर खाना खाऊंगी।
काजल का बर्ताव दिव्या को समझ में नहीं आ रहा था। वो कोशिश कर रही थी कि उसका मूड अच्छा हो जाए, लेकिन काजल तो अब उससे बात करना भी नहीं चाहती थी। ये लो तुम दोनों के लिए साड़ी, जिसे जो पसंद हो वो ले लेना, ठीक है? काजल, तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो, आओ। नहीं, आपको जो चाहिए ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ, तुम दिव्या से ऐसे क्यों बात कर रही हो? नहीं माँ जी, मैं क्यों दिव्या भाभी को कुछ कहने लगी? वैसे भी कहने का बोलने का काम तो उनका ही है। वो इतनी मिलनसार जो हैं, मुझे कहाँ बोलना आता है ठीक से। काजल, तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है क्या? आप तो ऐसे बन रही हैं जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या किया है। इस घर में जिसे देखो दिव्या ऐसे बात करती है, दिव्या बहुत जल्दी हिल मिल जाती है। यहाँ तक कि मेरे पति के दोस्त भी आपकी तारीफ कर रहे थे। आप जानबूझकर सबके सामने मुझे नीचा दिखाती हैं, जिससे सबको यही लगे कि आप बड़ी मिलनसार हैं और मैं किसी से बात नहीं करती। काजल, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज मुझसे दूर रहिए। ठीक है। काजल के इतना कुछ कहने पर भी दिव्या उसका कोई जवाब नहीं देती, बस वहां से चली जाती है। देखा माँ जी, बिना कुछ कहे चली गई, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं सच कह रही हूँ। काजल बहू, उसने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है वो ये सब जानबूझकर करती है? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे आने से पहले वो कितनी खुश थी कि अब मेरी देवरानी आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे। उसका स्वभाव पहले से ही मिलनसार रहा है। वो सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करती है, सबसे प्यार करती है। वो तुम्हें नीचा क्यों दिखाएगी? उस दिन भी बुआ जी तुम्हें कुछ ना कह दे, इसलिए उसने उन दोनों को खीर और साड़ी में उलझाए रखा था, जिससे उनका ध्यान तुमसे हट जाए। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें नीचा दिखा रही है? आप सही कह रही हैं माँ जी। मुझे शायद दिक्कत उनसे नहीं खुद से थी, क्योंकि मैं उनकी तरह सबसे हिलमिल नहीं जाती हूँ जल्दी से। लेकिन ये देखिए ना, मैंने भाभी को इतना सब कुछ कह दिया फिर। अरे कोई बात नहीं, मैं उसे जानती हूँ। उसने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना होगा। जाओ, उसके पास जाकर माफ़ी मांग लो। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं काजल, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। मुझे भी समझना चाहिए कि तुम इस घर में नई नहीं हो, तुम्हें सबके साथ मिलने जुलने का मौका देना चाहिए। लेकिन क्या करूं, मेरा मिलनसार स्वभाव बीच में आ जाता है। कोई बात नहीं भाभी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि आप कैसे हैं, और मैं खुशी से कह सकती हूँ कि मेरी जेठानी मिलनसार है। और दोनों गले लग जाती हैं। हाय कितनी प्यारी है मेरी दोनों बहुएं। अरे रुको रुको, मैं भी आती हूँ। राशि एक पढ़ी लिखी लड़की थी। यहाँ तक कि राशि जब बीकॉम कर रही थी तो उसने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। पर इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी राशि ने कोई नौकरी नहीं की, और पढ़ाई पूरी होते ही उसके माता पिता ने एक बहुत ही अच्छे घर में उसकी शादी करा दी। राशि की सास रूपल एक डॉक्टर थी और राशि का पति अमित आर्मी ऑफिसर। राशि की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और एक रात अचानक अमित बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। आप फिर से बॉर्डर पर जा रहे हैं? हाँ। पर आपने तो इस बार 1 महीने की छुट्टी ली थी ना, फिर इतनी जल्दी? राशि, मुझे माफ़ करना, पर तुम तो जानती हो ना, मेरे लिए अपने परिवार से बढ़कर अपना देश है। और आज सुबह ही चिट्ठी आई है और सभी आर्मी ऑफिसर की छुट्टी कैंसिल कर दी है, इसलिए मुझे भी जाना पड़ रहा है। बेचारी राशि करती भी तो क्या, वो कुछ नहीं कहती और अमित को जाने देती है। अमित के जाने के बाद घर में राशि अपनी सास रूपल के साथ अकेली हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब राशि अकेली अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी, तभी वहां रूपल आ जाती है और राशि को अकेला बैठा देख उससे कहती है, राशि बेटा, तुम अपने कमरे में बैठी हुई हो? आप हॉस्पिटल से आ गई माँ जी? हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ? दरवाज़ा भी खुला था। मैंने पूरे घर में तुम्हें देखा, तुम कहीं नजर नहीं आई। और जब मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुम ऐसे अकेले बैठी हो, न जाने किस सोच में। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी, बस अकेले पूरे दिन घर में बोर हो जाती हूँ। आप हॉस्पिटल चली जाती हैं और अमित जी घर पर नहीं है, बस इसलिए सोचा कि थोड़ी देर कमरे में बैठकर आराम कर लूँ। अच्छा माँ जी, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अब दोनों सास बहू एक साथ खाना खाती हैं। राशि की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। राशि की खुशियों को 4 चांद तो तब लगते हैं जब उसका पति 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आता है, और इसी बीच राशि के घर एक इनविटेशन कार्ड आता है। माँ जी, ये किसी का आज सुबह इनविटेशन कार्ड आया था, शायद आपकी कोई फ्रेंड है।
अरे ये तो मेरी बचपन की सहेली गायत्री का कार्ड है। अरे गायत्री की बेटी की शादी है। बहू सारी तैयारी करके रख लेना, क्योंकि बहुत जल्द हम सबको गायत्री के घर जाना होगा। और अगर हम गायत्री की बेटी की शादी में नहीं गए ना, तो वो यहाँ आ जाएगी और पूरा घर सर पर उठा लेगी। अब क्या था, रूपल के कहते ही राशि सारी शॉपिंग कर लेती है और शादी वाले दिन रूपल अपने बेटे बहू के साथ शादी में जाती है, जहां रूपल अपनी सभी सहेलियों से राशि को मिलवाती है। कुछ देर बाद गायत्री रूपल से कहती है, रूपल, तू एक डॉक्टर है, तेरा बेटा एक आर्मी ऑफिसर, पर तेरी बहू क्या है? तूने अपनी बहू का स्टेटस तो बताया ही नहीं कि तेरी बहू क्या करती है। मेरी बहू एक हाउसवाइफ है, पर सच कहूँ वो अपने कॉलेज की टॉपर रही है, पूरे कॉलेज में टॉप किया था। अब जैसे ही गायत्री को राशि का स्टेटस पता चलता है, वो हंसने लगती है और राशि का मजाक बनाते हुए रूपल के कान भरती है। रूपल, तूने ऐसा क्या देखा इस लड़की में जो अपने बेटे की शादी इससे करा दी? यार, कम से कम अपने स्टेटस के बारे में तो सोच लेती। कहाँ तू डॉक्टर, तेरा बेटा एक आर्मी ऑफिसर और तेरी बहू कुछ भी नहीं। अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने बेटे को तो देख लेती। गायत्री तो कहना क्या चाहती है, मैं कुछ समझी नहीं। रूपल, तेरा बेटा एक आर्मी ऑफिसर है और तू एक डॉक्टर। सोच, जब तेरा बेटा तेरी बहू के साथ बाहर जाता होगा तो उसे कितना गंदा लगता होगा, लोगों से राशि को मिलवाते हुए। तूने तो उस बेचारे को फंसा दिया। एक बार उसकी तरफ देख, बेचारा कैसे उदास है। वो तो कुछ बोल भी नहीं सकता। वो शादी करके पछता रहा है और इन सब की जिम्मेदार तू है। गायत्री की ऐसी बातें सुनकर अब रूपाली के भी दिमाग में ये बात घर कर जाती है। कुछ देर बाद पार्टी अटेंड करके रूपल अपने बहू बेटे के साथ घर आती है, लेकिन इस बार रूपल का व्यवहार कुछ अजीब सा था। ये देखकर राशि को अच्छा नहीं लगता और राशि अमित से कहती है, अमित जी, माँ जी जब से पार्टी से आई हैं तब से उनका व्यवहार कुछ बदला बदला सा है। राशि, तुम बेकार ही कुछ ज्यादा सोच रही हो। तुम जानती हो ना माँ एक डॉक्टर है। माँ को वैसे भी टाइम नहीं मिलता, शायद बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, इसलिए अब ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ। वैसे भी रात काफ़ी हो गई है। राशि अमित की बात मान जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रूपल का व्यवहार धीरे धीरे राशि के प्रति बहुत रूढ़ होता जाता है। अब रूपाली राशि से बात करना कम कर देती है और जब भी बात करती तो उस पर नाराज हो जाया करती, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। रूपल का ये बदला मिजाज देखकर राशि को बहुत बुरा लगता है। एक दिन राशि रूपल से कहती है, माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो आप मुझसे इतनी खफा खफा रहने लगी हैं? राशि बहू, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारे साथ बैठकर गप्पे लड़ा सकूं। मैं तुम्हारी तरह पूरा दिन घर में खाली नहीं बैठी रहती। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। रूपल की ये बात सुनकर राशि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन राशि किसी से कुछ नहीं कहती। अब समय यूं ही बीतता है। एक दिन जब रूपल हॉस्पिटल में होती है तो रूपल की बेटी तन्वी का फोन आता है। माँ, यहाँ घर पर कोई नहीं है और आप जानती है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, लास्ट मंथ चल रहा है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। अगर आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाती तो मुझे हेल्प मिल जाती। बेटा, मैं सब समझ रही हूँ, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, हॉस्पिटल में केस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मुझे खुद टाइम नहीं मिल पा रहा जो मैं तेरे पास आ जाऊँ। रूपल अपनी बेटी से बात कर रही होती है कि तभी वहां एक पेशेंट आ जाता है, जिस वजह से रूपल बिना पूरी बात किए ही फोन रख देती है। लेकिन जब राशि को इस बारे में पता चलता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी ननद तन्वी के घर चली जाती है। तन्वी की खूब सेवा करती है। कुछ दिनों बाद तन्वी एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। माँ, आज आपने फिर से साबित कर दिया कि आप मुझसे कितनी ही दूर क्यों ना हो, पर आप मेरी मदद करके ही रहती है। अगर आज भाभी नहीं होती ना तो शायद मैं और मेरा बच्चा भी जिंदा नहीं रहता। आपने भाभी को मेरे पास भेजकर बहुत अच्छा किया। क्या मतलब? इतने दिनों से राशि तुम्हारे साथ है? हाँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम नहीं। अब मेरे सामने नाटक मत कीजिए। हाँ, भाभी ने मुझे सब बता दिया है कि वो मेरे पास नहीं आना चाहती थी, पर आपने ही उन्हें फोर्स किया और मेरे पास भेजा। अच्छा माँ, रखती हूँ, डॉक्टर से बात करनी है। जब रूपल को इस बात का पता चलता है कि आज राशि की वजह से उसकी बेटी और उसके बच्चे की जान बच पाई है, तब रूपल को एहसास होता है कि कभी भी स्टेटस काम नहीं आता। अगर काम आता है तो वो है इंसान, जो हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है, जिसके बाद
एक बार फिर रूपल सारी पुरानी बातें भूल जाती है और अपनी बहू को पहले की तरह गले लगा लेती है।